सुबह के 6:30 पर रवि की गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सुमन, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। जैसे ही यह आवाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेंक रही सुमन ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर रवि के हाथ में थमाई और बिना एक पल गंवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 4:30 से सुमन का दिन शुरू हो जाता था। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती थी। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। ये सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी सुमन। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति रवि दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी। परंतु रवि अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके सुमन की आंखें भर आती थीं। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी रवि के साथ शादी हो गई। सुमन एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था। परंतु रवि थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की मां बन गई। परंतु परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। रवि की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए सुमन ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। सुमन की तनख्वाह रवि से ज्यादा थी, जिससे रवि के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और, रवि को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु सुमन ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, ना ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वही सुमन की कर्तव्यनिष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्दी ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई। अब तो रवि के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा कि कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई न छू ले कि लोग मुझे सुमन का पति कहकर बुलाने लगें। यह सोच रवि के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब रवि की आदत बन चुकी थी। हर दिन आए दिन रवि की गुस्से भरी आवाजें गूंजती थीं। सुमन को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह देखकर सहम जाते। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ, पापा आप पर इतना चिल्लाते क्यों हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों रहते हैं? सुमन के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तैर जाती और बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। रवि ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। सुमन ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वे सुमन की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। खुशी ने कहा, रवि, सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली है तुम्हें। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो रवि जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था।
हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खौलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थीं। वह वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी सुमन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, तो रवि तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थीं। सुमन कितनी सुंदर है, सुमन कितनी होशियार है। सुमन ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? रवि की आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन सुमन बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, रवि, मैंने जो किया वह अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन रवि को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। रवि कोई न कोई बहाना बनाकर सुमन पर चिल्लाने लगता, लेकिन सुमन चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ रवि का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी कि जब भी सुमन के फोन की घंटी बजती, रवि लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, रवि के रहते आएगा तो वहीं उठाएगा। फोन पर पूरी तफ्तीश करेगा। सुमन से क्या काम है? क्या बात करनी है? कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस में सुमन के सहकर्मी भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब रवि को उसका जेलर कहते थे। सबकी नजरों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज सुमन के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और सुमन को उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है। मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गर्म करके सबको खिला देना। तो सावित्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर सुमन तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था, तो उसने नीले रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही सावित्री जी उसकी बलाएं लेते हुए बोलीं, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नजर न लगे। देखना, आज रवि भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर सुमन के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बहू, जाओ, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब रवि घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाया, सुमन, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा रवि। क्यों? आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? रवि बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। रवि का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, ये कैसा खाना है? बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए सुमन को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन सुमन ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर रवि का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि सुमन के सहकर्मी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 9:30 पर सुमन ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू, तुम आ गई?
खाना खाया कि नहीं? सावित्री जी ने पूछा। सुमन ने थकी आवाज में कहा, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए सुमन ने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ, कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी। आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता रवि अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा। ये वक्त है घर आने का? रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो फोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? सुमन ने कमरे की बत्ती जलाई तो रवि उसे विक्षिप्त नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही हो सुमन। तभी सुमन बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी। बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहां तक कि मैंने तो वहां पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए। तभी रवि चिल्लाया, हाँ हाँ, खूब जानता हूं मैं। जितना बन संवर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहां तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफें सुनकर ही भर गया होगा। खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। रवि की बात सुनते ही सुमन पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक न पाई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बखूबी जानता हूं। घर के कामकाज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। सुमन का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपनी प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। रवि क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यूं ऑफिस में मौज मस्ती करके देर देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो सुमन ऊंची आवाज में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी मैं छोड़ नहीं सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वह मौज मस्ती थोड़ी न मिलने वाली है। रवि की इस बात पर सुमन ने भरी आंखों से कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूं तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसीलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आज तेरी अक्ल ठिकाने न लगाई तो मेरा नाम भी रवि नहीं। कहते हुए रवि जैसे ही सुमन पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ सावित्री जी अंदर आ गईं। उन्होंने सुमन की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। गुस्से भरे लहजे में सावित्री जी बोलीं, रवि, यह क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त तू जिस पर चीखता चिल्लाता रहता है। पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को सुमन की तरफदारी करते देख रवि भड़क उठा। माँ, आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं। आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। सावित्री जी गुस्से में कांपने लगीं। असलियत? असलियत यह है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत यह है कि तू उसके हर काम में मीन मेख निकालता है, उसे सराहने की बजाय जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है।
रवि अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो। ये हम दोनों के बीच का मामला है। आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं। मैं चुप रहकर यह सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है। सख्त लहजे में सावित्री जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी। रवि गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ, ले जाओ इसे। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। सुमन सावित्री जी के साथ उनके कमरे में चली गई। सावित्री जी बोली, बहू, तू मेरी बेटी जैसी है। जानती हूं रवि ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रात भर सुमन सोचती रही कि अगर रवि के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा? क्या वह फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा? लड़ने वाले को तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। अगली सुबह हुई। रवि की आवाज सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूरे घर में गूंज रही थी। सुमन, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज सुमन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन सुमन वहां नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहां तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, सुमन कहाँ है? सावित्री जी ने कहा, अपने कमरे में होगी या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई हो। होगी नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। रवि की आवाज में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। सावित्री जी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। फिर बोलीं, कहीं वह कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों ने रवि के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा। परंतु मन ही मन रवि परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह सुमन को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु वह ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर उसे यह सोचकर बेचैनी हो रही थी कि सुमन आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। रवि की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है। सुमन के बिना अब घर वीरान लगने लगा था। पहले जहां हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब वहां एक ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। सावित्री जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की भागदौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी जल्दी में वह दोनों बच्चों और रवि के टिफिन में ब्रेड टोस्ट डाल देती। रवि जो पहले सुमन के बनाए गर्मागर्म पराठे में मीनमेख निकालता था, अब चुपचाप ब्रेड खा लेता था। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वे अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चली गईं? क्या वह हमें छोड़कर चली गईं? क्या वह अब कभी नहीं आएंगी? तो सावित्री जी उन्हें दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्द वापस आ जाएंगी। वह कहीं काम से गई हैं। कहते कहते उनका मन भी भारी हो उठता। सुमन की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। सावित्री जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थीं। हिम्मत होती तो कपड़े धो देती, नहीं तो कपड़े मैले ही पड़े रहते थे। रवि भी मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। सुमन की कमाई घर में न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में रवि ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची। लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बॉस नाराज हो गया और गुस्से में कहा, मिस्टर रवि, आपने यह क्या हालत बना रखी है? यह ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। और तो और, आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ घूमते रहते हैं? आप ऊपर से एडवांस मांगने चले आए।
नौकरी करनी है तो ऑफिस कायदे से आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब रवि घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? रवि ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा तो वह बोला, पापा, हर रोज हम दोनों को टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती है वह भी समझ नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। रवि अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दें। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। रवि का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा था। वह अब देर रात तक जागता और सोचने लगता कि सुमन कैसे उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि सुमन के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी, और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने रवि को भीतर तक हिला दिया था। वह फफक कर रो पड़ा और बोला, यह मुसीबत मैंने ही खड़ी की है, तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा। लेकिन समझ भी तो नहीं आता कि आखिर सुमन गई कहाँ। वह अपनी सहेली राधा के घर है बेटा, सावित्री जी ने कहा तो रवि ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब, आपको मालूम था? हाँ बेटा, वह मुझे सब बताकर गई थी, सावित्री जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। पिछले 12 वर्षों से वह तुम्हारे व्यंग बाण सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेख निकाली। फिर भी वह चुप रही, लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन को वह सहन न कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर आई थी तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वह यहाँ घुट घुट कर जिए। इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी, ताकि वह सुकून से रह सके। और यह भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ की यह बात सुनकर रवि के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगीं। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो सावित्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता बेटा? तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना यह घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। रवि अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआं से हो गए। बच्चों की बातें सुनकर रवि का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफी ही क्यों न मांगनी पड़े। मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सुमन के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूं सुमन को लेने। पापा, हम भी साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। रवि ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और सुमन की सहेली राधा के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। रवि की आंखों के सामने सुमन का चेहरा घूम रहा था। उधर सुमन अपनी सहेली राधा के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए सुमन बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे, उनकी मासूम बातें बेहद याद आ रही थीं। राधा, जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। सुमन, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रोकर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। देखना, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूं, सुमन ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है। रुको, मैं देखती हूं। दरवाजा खुला और सामने खड़े रवि को देखकर राधा अवाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे,
जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ छलक रही थी। रवि ने झिझकते हुए कहा, राधा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सुमन से बात करना चाहता हूँ। राधा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। रवि के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर सुमन की आंखें खुशी से फैल गईं। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़े। सुमन ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज्यादा तंग तो नहीं करते? रुंधी आवाज में सुमन ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरों और उनकी रुंधी हुई आवाज सुनकर सुमन का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसकी नजर रवि पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का यह मिलन देख रहा था। सुमन को हैरानी तो इस बात पर हुई कि रवि की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। फिर रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, सुमन, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस ये कहने आया हूं कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। माँ भी टूट चुकी हैं। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज वापस चलो। फिर सुमन ने कहा, रवि, माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद जरूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा सुमन, रवि ने कहा और फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी जिंदगी के वह 12 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे, वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। सुमन ने नजर उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उसकी आंखों में झांक रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। रवि ने राहत की सांस ली। सुमन ने मुड़कर राधा की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने गोलमटोल चेहरों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान ली, अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम लीं, और सुमन अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियां उसका इंतजार कर रही थीं। घर की फिजा बदल चुकी थी। रवि ने सच में खुद को बदलने का हर संभव प्रयास किया। सुमन को वह प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आई थी। उस घर की हवा में वहां रहने वाले सदस्यों की बेपरवाह हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।